determine weight of 0.75 moles of FeS2। करो ये दोनों क्वेश्चन। सर मैग्नीज का सर एटॉमिक मास बता दीजिए। सर 0.01 हो जाएगा क्या पहले वाले का? 0.01। आराम से बोला करो भाई, तो इतना हाइपर क्यों हो जाते हो? 0.01 सही है। 0.01 हो जाएगा क्या? हाँ सही है, सही है, सही है। ओके सर। तुम तो ऐसे जैसे कोर्ट में केस लड़ रहे हो भाई, ऐसा कुछ आराम से। नहीं नहीं नहीं। ओके ओके, ठीक है ठीक है, हाँ सही आंसर 0.01। मैंगनीज का वेट किसी ने पूछा था तो मैंने भाई 1 to 30 तक याद करने के लिए बोला था, तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी तक तुमने याद कर लिए होंगे। तो इसमें सिंपल सा क्या है, अगर मेरे को वेट गिवन है, स्पीशीज का वेट गिवन है, तो उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, मतलब या ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो तो मोल्स मिल जाएंगे। और अगर मान लो मोल्स पता है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मोलर मास से या ग्राम एटॉमिक मास से या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, तो मेरे को वेट मिल जाएगा। देखो सिंपल सा, इसमें मैंगनीज का वेट जो होता है, मोलर मास जो होता है, मैंगनीज का मोलर मास होता है 55 सर होता है। सेकंड वाले का आंसर 90 है शायद। हाँ 90 है, सही है। इसका मोलर मास अगर मैं निकालता हूँ, मान लो मोलर मास ऑफ KMnO4, तो पोटेशियम का होता है 39, मैंगनीज का 55, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, ये आ जाएगा 158 ऐड करने के बाद। ठीक है, तो अब तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना 1.58 डिवाइड बाय मोलर मास 158, सिंपल सा क्या आ जाएगा 0.01 मोल्स। ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो 100 नीचे आ रहा है तो 0.01 मोल्स बन जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें हमें पूछा था वेट ऑफ, इसमें हमसे पूछा था वेट ऑफ 0.75 मोल्स ऑफ FeS2। इसमें हमसे पूछा था वेट ऑफ 0.75 मोल्स ऑफ FeS2। तो सिंपली वेट जब निकालना है, मोल्स गिवन है, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास से। तो इसका भी मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं मोलर मास ऑफ FeS2 निकालना चाहता हूं, तो आयरन का कितना होता है 56, बल सल्फर का 32, 56 प्लस 64 कितना हो जाएगा ये 120। तो अब वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स जो कि है 0.75 इंटू मोलर मास विच इज 120, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 90 ग्राम। 90 ग्राम। नोट डाउन कर लें सर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, नोट डाउन कर लो यहाँ तक, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो, मैं अटेंडेंस भेज देता हूँ तुम्हारी। सर सेकंड वाले में डाउट है। सेकंड वाले में डाउट है? ओके, क्या डाउट है सेकंड वाले में? सर ये 120 कैसे आ गया? नहीं आता क्या 120? 56 और 64 ऐड करोगे तो 120 बनना है ना। मोलर मास निकाला है इसका FeS2 का। अच्छा, ये फर्स्ट ओके फर्स्ट सर। फर्स्ट वाले हो क्या? फर्स्ट क्लास वाले हो क्या? नहीं सर, वो थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। अच्छा अच्छा, मोलर मास मींस ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसको मोलर मास में बोल देते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को ये और इसको मोलर मास में बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक हिसाब से तुम मान लो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाला है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड में अटेंडेंस भेज दूं तुम्हारी, जस्ट एक सेकंड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मोलर मास की यूनिट सर मोल पर ग्राम होती है? मतलब ग्राम पर मोल, सॉरी, मोलर मास की यूनिट। हाँ, यूनिट सिंपली तुम बोल सकते हो कि ग्राम पर मोल बोल सकते हो, और क्या।
कि Okay, इतने ग्राम एक मोल में। ठीक है, ठीक है, हो गया, लिख लिया सबने या नहीं अभी? नहीं सर, अभी नहीं लगा। ठीक है, ठीक है, लिख लो, कोई बात नहीं। हैंड रेस करके बता देना जब लिख लो, ठीक है, तो मेरे को पता चल जाएगा। सर मोलर मास की एसआई यूनिट ग्राम पर मोल ही हो तो हाँ, ग्राम पर मोल ही होगी, हाँ। सर केजी पर मोल नहीं होगी ऐसा यूनिट? उसमें सर मतलब केजी में लेते हैं। अच्छा, अच्छा, ऐसे यूनिट की बात करें। वैसे इसका कोई हम ऐसे ऐसे वैसे यूनिट डिफाइन नहीं करते हैं इसके मोलर मास के। ठीक है, क्योंकि देखो मोलर मास हम डिफाइन ही ग्राम में करते हैं ना। अब तुम इसको केजी में लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वो इनअप्रोप्रिएट चीज हो जाएगी, इसके हम कोई ऐसे वैसे यूनिट लिखते नहीं है, ये फालतू की बातें हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मोलर मास हम डिफाइन ही ग्राम में करते हैं। बाकी तुम उसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसकी कोई सेंस नहीं है। ठीक है, डन सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें केस 2 लो। सेकंड केस क्या है? व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन। पहले में क्या था? मास गिवन था। अब सेकंड है व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन। तो ये चीज मैं थोड़ी सी पहले भी बता चुका हूँ। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे तो मोल कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? गिवन पार्टिकल्स, यहाँ पे ऐसे लिख लो, गिवन पार्टिकल्स डिवाइड बाय क्या कर दोगे? एन ए। और नए बच्चों को एन ए पता नहीं होगा, एन ए क्या है? एन ए क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर होता है। तो मोल निकाल के लिए अगर मैं गिवन पार्टिकल, नंबर ही होता है ना ये? हाँ, एवोगैड्रोस नंबर होता है। तो गिवन पार्टिकल्स को अगर इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को नंबर, क्योंकि एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो जितने भी पार्टिकल्स है उसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे भी इस तरह से डिफाइन करते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे मोल्स हैं, यहाँ पे है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर मैं मोल से मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की ओर आना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय एन ए। और अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल की ओर जाना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय एन ए। ठीक है, समझ में आ गई चीज? व्हाट इट? ठीक है, यस देखो सर। इसमें एक केस थर्ड भी बनता है, बट वो अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। बट मैं एक सीक्वेंस बन रहा था तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, उसको हम समझ बाद में लेंगे। बाद में जब मैं इसके बारे में बात करूंगा ना, तो ये तुम्हें केस थर्ड भी समझ आ जाएगा। अभी समझ नहीं आएगा, बट अभी इसमें लिख लो, क्योंकि सीक्वेंस वाइज वो सही रहेगा नोट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे केस थर्ड लिख लो। व्हेन वॉल्यूम ऑफ स्पीशीज आर गिवन, व्हेन वॉल्यूम ऑफ स्पीशीज आर गिवन, वॉल्यूम ऑफ स्पीशीज आर गिवन। तो सर शायद इसमें हम वॉल्यूम को 22.4 लीटर से डिवाइड दे देंगे। बिल्कुल 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 सही बात है। सर वो सर 22.7 हो गया है ना अब तो शायद। 4 है 4। वो 4 ही है, हम न्यूमेरिकल्स के लिए 4 ही यूज करेंगे। 7 क्यों हो गया वैसे? ऐसा क्या हो गया इसमें? सर टेम्परेचर चेंज कर दिया? पता नहीं। सर कुछ केसेस में सर नहीं 7 सर, भी नहीं यूज सर। होता है सर। सर उन्होंने मतलब क्या कहते हैं सर, जो पहले स्टैंडर्ड सर जो क्या कहते हैं प्रेशर था वो मतलब 1 एटीएम लेते थे। अब 1 बार पे मतलब इसकी 22.7 है, मतलब स्कूल में ये बताया था सर। ठीक है, बट तुम 22.4 ही यूज करो न्यूमेरिकल्स में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो 1 एटीएम की जगह 1 बार करोगे, अप्रोक्सीमेटली चेंज आएगा, 4 की जगह 0.7 हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, तुम 4 लेके सॉल्व कर देना न्यूमेरिकल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। हम्म। इतना अप टू डेट रहते नहीं है जेई वाले, तो ऐसा तुम वो नहीं, इसका वो 22.4 ही लेके करो। ठीक है, चलो, तो इसमें व्हेन वॉल्यूम ऑफ स्पीशीज आर गिवन एट एसटीपी, इसको अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, अब तुम्हें पता था ऑलरेडी, वो बात अलग है, तुमने 9th में पढ़ा होगा आई थिंक ये।
बट अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या है, ये सब चीजें क्या है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इस एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी बिल्कुल मत मानना कि ये मैंने पढ़ाया है, मैं जस्ट इसको लिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, वॉल्यूम अगर गिवन होगा तो सिंपली तुम मोल कैसे फाइंड कर सकते हो, तुम्हें मोल फाइंड करने के लिए क्या करना है, देखो उसके पहले मैं ये बता दूं, जस्ट सिंपल सा बता रहा हूँ। 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस सिंपली किसके इक्वल होता है, 22 पॉइंट, या फिर ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखते हैं, 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 22.4 liter volume at STP कंडीशन। तो क्या होता है ना, किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है, किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है वो एसटीपी कंडीशन में, विच इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें टेम्परेचर जो होता है तुम्हारा 273 केल्विन होता है, प्रेशर जो होता है वो 1 एटीएम होता है। उस टेम्परेचर और प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अभी जस्ट इतना समझो, बाकी मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा बाद में। ठीक है, अभी जस्ट इतना समझो कि 1 मोल किसी भी गैस का कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर तुम्हें मेंशन करना ही है तो यहाँ पे लिख लो, टेम्परेचर तुम्हारा होता है स्टैंडर्ड जो, दैट इज 273 केल्विन, तो प्रेशर जो होता है दैट इज 180। ठीक है, ये सीन होता है। तो इस कंडीशन में बेसिकली इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 1 मोल गैस। तो अगर 1 मोल गैस में इतना वॉल्यूम है, तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहता हूँ और मेरे को वॉल्यूम गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहता हूँ, मेरे को वॉल्यूम गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम को किससे डिवाइड करूंगा, 22.4। पर एक बात का ध्यान रहे, ये गिवन वॉल्यूम लीटर्स में हो, ये गिवन वॉल्यूम लीटर्स में हो, 22.4 से डिवाइड करूंगा, मेरे को क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 मोल में कितना वॉल्यूम, 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर एट एसटीपी। इस बात का ध्यान रहे क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा क्यों चेंज हो जाता है। पर अभी जस्ट ये मान लो, ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ही ये चीज ट्रू है, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करते ही वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो मोल है मेरे पास इस तरफ, और इस तरफ है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्पीशीज। इस तरफ वॉल है, इस तरफ वॉल्यूम ऑफ स्पीशीज है। तो सिंपल सी वही चीज, मोल से वॉल्यूम की ओर आना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 से, और वॉल्यूम से मोल की ओर आना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 से। समझ में आ गई बात, ये सीन होता है। इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी, ये वॉल्यूम, प्रेशर, इन सब टर्म्स को, इनके यूनिट्स के बारे में बात करनी है, बहुत कुछ बात करनी है। बट ये एक सीक्वेंस में आ रहा था तो मैंने सोचा कि ये भी पर्सपेक्टिव तुम्हें बता दूं नंबर ऑफ मोल्स का। मैंने बोला था ना फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, मैंने बोला था कि 3 एस्पेक्ट होते हैं मोल के। पहला हमने देखा वेट की टर्म्स में, दूसरा हमने देखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म्स में, तीसरा वॉल्यूम की टर्म्स में देखेंगे, जिसका ये छोटा सा मैंने तुम्हें चीज बताई है, बट अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो जरूर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जैसे ये जो सर आपने लिखा है 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी, तो सर मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि मतलब Na मॉलिक्यूल्स किसी भी गैस के मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 22.4 लीटर मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। बिल्कुल, ओके सर। चाहे वो कोई भी गैस हो, वेदर इट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कोई भी गैस हो, वो इतना ही मतलब उसके अन्य मॉलिक्यूल्स इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिख लिया, सर रह गया है अभी। है क्या, कर लो कर लो कर लो।
वैसे तो ये जो थर्ड वाला एस्पेक्ट है इसका, वॉल्यूम वाला, प्रेशर वाला, इसको आईटीसी में तो जस्ट हमने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया है। अभी आईटीसी के बाद एक मोल कंसेप्ट चैप्टर आएगा, उसमें तो मोल के बारे में और हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक चैप्टर आता है गैसियस स्टेट, जिसमें हम आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में इसकी डेप्थ हम उस चैप्टर में देखेंगे, इस चीज को डिटेल में हम उस चैप्टर में देखेंगे, गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में। उसमें गैस की बहुत सारी चीजें देखेंगे। अभी तो ऊपर ऊपर से थोड़ा ओवरव्यू लेंगे इस चैप्टर में आईटीसी में, क्योंकि इससे जस्ट इंट्रोडक्शन की थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। पर डिटेल में हम जाएंगे उस वाले चैप्टर में, गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में, ठीक है। ओके, लिख लिया भाई, बढ़े आगे। यस सर। ओके, सर रह गया Yes, सर। sir. रह गया। ओके, लिख लो लिख लो। थोड़ी स्पीड अपनी मेंटेन रखो भाई, ऐसे हमारा आधा टाइम लिखने में जाएगा। हो गया सर। ठीक, और ठीक है, इसमें एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन लिखो। डिटरमिन weight of 33.6 liter of ozone at STP. Determine weight of 33.6 liter of ozone at STP. बताओ क्या ओजोन क्या होती है? O3, ओजोन गैस होती है जिसका फॉर्मूला O3 होता है। करो इस क्वेश्चन को। सर 1.5। 1.5 ग्राम। हम्म, इस क्वेश्चन को करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1.5। 1.5 आ रहा है क्या? कैलकुलेट द वेट ऑफ 33.6 लीटर ऑफ ओजोन एट एसटीपी। देखो, सबसे पहले तो तुम मोल्स निकाल लो। सर 72 आ रहा है। मोल्स, हाँ 72 सही आंसर। मोल्स कैसे Yes, sir, निकालोगे? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, इसको अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 33.6 डिवाइड बाई 22.4 आ जाएगा 1.5। सर 1.5। अब मास निकालने के लिए क्या करते हैं? मोल्स इनटू मोलर मास, मतलब वेट या मास कुछ भी बोल दो। क्या करते हैं? मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स पता थे, मोलर मास O3 का कितना होगा भाई? 3 इंटू 16, कितना? 48, ठीक है। Yes, sir. तो 1.5 इंटू 48 तुम्हारा आ जाएगा 72 ग्राम। 72 ग्राम, ओके, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर ओजोन का वेट होता है 48 ग्राम। मोलर मास ओजोन का O3 है ना, कितने ऑक्सीजन है? 16 है, यस यस। ओके सर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डिटरमिन वॉल्यूम ऑफ 9.0345 into 10 is per 24 molecules of O2, at STP। करो इस क्वेश्चन को भी, करो ये क्वेश्चन भी।
सर 336.05 लीटर। सही है, ठीक है आंसर। बाकी लोग भी करो, ये आंसर आना चाहिए सबका। देखो इसमें क्या करना है, सिंपल सा है। सर 336 लीटर। या सही है, सही है, ठीक है, सिंपल। इसमें देखो सबसे पहले तो मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो मोल्स फाइंड आउट करने के लिए वही, हमें पार्टिकल्स गिवन थे। हमें क्या था, पार्टिकल्स गिवन थे। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन पार्टिकल्स, ऊपर रखेंगे गिवन पार्टिकल्स और नीचे क्या रखेंगे, एन की वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, अगर इसको अप्रोक्सीमेटली 9 ले लो, इसको 6 ले लो, ये कितने पे चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2 ऑलमोस्ट 1.5 हो गया। 1.5 ये ऊपर जाएगा तो 10⁻1, तो ये बन गया अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 150, सॉरी 15 बन गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब मेरे को क्या करना था, वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जितने भी मोल्स आए, 15 मोल्स आए, तो गिवन मोल्स इनटू क्या करना पड़ेगा, 22.4। तो 15 इंटू 22.4 करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली वही 336। बोलो, क्लियर इन दोनों क्वेश्चंस में, किसी को डाउट, एनीबॉडी? तो सेकंड वाला बताना सर दोबारा। देखो सेकंड वाले में उसने पूछा था इस क्वेश्चन में कि बताओ वॉल्यूम, बताओ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 का वॉल्यूम कितना होगा, इतने मॉलिक्यूल्स हैं O2 के, उसका वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पे। तो सबसे पहला काम हर क्वेश्चन में क्या किया करो, हर क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या था, वेट पूछा था इतने लीटर ऑक्सीजन गैस का, तो हर क्वेश्चन में सबसे पहले मोल फाइंड करो। इसमें भी मेरे को वॉल्यूम गिवन था तो मैंने मोल फाइंड किया 22.4 से डिवाइड करके, फिर मोल से मैं वेट पे जा सकता हूँ, मोल से मैंने वेट फाइंड कर लिया। इसमें भी मेरे को पार्टिकल्स गिवन है तो मैं मोल फाइंड आउट कर सकता हूँ, गिवन पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na विच इज 6.023 into 10⁻23। फिर वहां से मेरे को जब मोल्स पता चल गया, फिर मैं वॉल्यूम पे जा सकता हूँ, इनटू वॉल्यूम से मोल में जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, इंटू 22.4। तो वहां से मेरे को वॉल्यूम पता चल गया। समझ गए बात को? बोलो, सर क्लियर, ओके, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी सा, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी एटॉमिसिटी का देखो क्या मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल N2, N2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। P4 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 4, तो इसकी एटॉमिसिटी 4। और अगर हम तुमसे पूछूं बताओ H2SO4 की एटॉमिसिटी क्या होगी, बताओ टू होगी। H2SO4 सेवन। 7, वेरी गुड, 7 होगी। 7 क्यों होगी, क्योंकि तुम्हें तो नंबर ऑफ एटम्स देखने एक मॉलिक्यूल में, तो एक मॉलिक्यूल में देखो 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 सल्फर का एटम, 4 ऑक्सीजन के एटम, तो टोटल करोगे तो कितने आ जाएगी, 7। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी पूछता हूँ तुमसे, NH2 2 इसकी बताना एटॉमिसिटी कितनी होगी, 6। 7 8 7 8 इज द राइट आंसर। सर 8। NH2 को ट्वाइस कर रखा है, NH2 का ट्वाइस कर रखा है, तो नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, फिर एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, तो कितने हो गए, 8 हो गए ना, 6 और 2 8। इसकी बता दो चलो, C12H22O11 45। वेरी गुड, 45, वेरी गुड, ठीक है, ठीक। अब देखो इसमें ना एक टाइप के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं बताऊंगा। कई बार वो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जैसे वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया मान लो उसने, बताओ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 4. इन, एक मिनट थोड़ा माइक ऑफ रखो, मेरे को बोलने दो। बताओ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन, मान लो उसने पूछ लिया है ऐसे रैंडमली, फॉर एग्जांपल मान लो 196 ग्राम ऑफ H2SO4, इस तरह का क्वेश्चन आ गया मान कि 196 ग्राम H2SO4 है, 196 ग्राम H2SO4, उसमें बताओ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, उसमें बताओ ऑक्सीजन एटम कितने हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम 196 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं H2SO4 के वो फाइंड कर लो। 196 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं H2SO4 के, पहले वो फाइंड कर लो। फिर तुम्हें पता है कि एक मॉलिक्यूल H2SO4 के, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, 4 एटम्स है ऑक्सीजन के। H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है ऑक्सीजन के। तो अगर तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है और तुम्हें ये भी पता है कि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो तुम उससे 4 को इसका मल्टीप्लाई आंसर कर 8 है क्या सर? नंबर ऑफ 8 है क्या? मॉलिक्यूल्स। बता दो 8 है. मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, मैं जस्ट समझा रहा हूँ एग्जांपल देके। तुम काइंड ऑफ इतना कॉम्पिटिटिव क्यों फील कर रहे हो, ठीक है, इतना मत वो इस चीज में वो करो, मैं जस्ट एक समझा रहा हूँ, क्वेश्चन दूंगा मैं तब करना, ठीक है, और जब मैं एक्टिविटी वाला क्वेश्चन दूंगा तब अच्छे से फिर उसमें करना, ठीक है, तो इतना ज्यादा वो मत करो, ठीक है। तो इसमें सिंपल से बता रहा हूँ, तो मान लो एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है, तो मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 4 करूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि कितने ऑक्सीजन एटम है H2SO4 में। ऐसे हाइड्रोजन, अगर मेरे को ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करने हैं, अगर ऑक्सीजन की जगह जगह पे मेरे को हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करने हैं, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, तो फिर मेरे को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। और अगर सल्फर निकालने के लिए बोल दिया तो फिर मेरे को 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में एक ही सल्फर का एटम है, तो फिर मेरे को सिंपली 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। समझ गए इस चीज को? अब क्वेश्चन मैं देता हूँ, फिर उसको सॉल्व करना, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए ना? Yes, sir. सर राइट ओके, डाउन। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, लिख लो यहाँ तक, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। हैंड रेस कर देना हो जाए तो। हो गया भाई, चलो तो अब करो क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एक सेकेंड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स present in present in 200 gram of HNO3, 200 ग्राम ऑफ HNO3, ठीक है। और यही तुम्हारा आज का एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सब लोग क्या करेंगे, चैट बॉक्स पे आंसर टाइप करेंगे 1 बाय 1, जिसका भी आंसर आ जाता है वो चैट बॉक्स पे लिखेगा, देखेंगे टॉप में और सबसे एक्यूरेट आंसर किसका होगा वो विनर होगा इसका, ठीक है। तो अब करो क्वेश्चन ये वाला। हाँ बोलो क्या हुआ? सर अभी लास्ट क्वेश्चन है,
हमने इसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किया था, वो जो अभी पीछे क्वेश्चन था H2SO4 वाला। नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किया था, मतलब मैंने तो वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करवाया, मैंने तो वो जस्ट एग्जांपल। इन्होंने उसका आंसर शायद 8, मुझे आंसर नहीं 8 था क्या? मुझे नहीं पता वो आंसर क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे थे, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम ये क्वेश्चन सॉल्व, मैंने बता दिया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फिर से मैं सुन लो। मैंने बता दिया था क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस पर्टिकुलर वेट, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस पर्टिकुलर वेट, एंड देन एक मॉलिक्यूल में तुम्हें पता है कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, एक मॉलिक्यूल में पता है तुम्हें कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई वो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं Yes, sir. उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो मुझे वो नहीं पता इसने 8 वेट आंसर कैसे बोला था, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो और सब चैट बॉक्स पे आंसर लिखो वन पे वन, और देखते हैं किसका राइट आंसर है, टॉप में और एक्यूरेट आंसर किसका है। टाइम भी तुम्हारे पास ये मान लो 4 मिनट और है, 4 मिनट और है। लास्ट 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स। तो काफी लोगों के आंसर्स आ गए हैं वैसे। सर हाँ बोलो। सर 6.023 को सर मतलब राउंड ऑफ कर सकते हैं ना 6 में? चलेगा चलेगा, हाँ सर, वह मतलब राउंड ऑफ करके ही मैंने आंसर दिया है। ठीक है, चलेगा चलेगा। ठीक है भाई, टाइम हुआ खत्म। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसको, फिर इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें क्या करना था, अब इसके बाद ये लास्ट, इसके बाद किसी का आंसर कंसिडर्ड नहीं होगा। ठीक है, अब हो गया, जितनों ने आंसर देना था दे दिया। ठीक है, अब सबसे पहला काम मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने होंगे हमें 200 ग्राम में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कैसे करूंगा मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने से भी पहले अगर तुम मोल्स निकाल लो, तो मोल्स कैसे निकालूंगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, एंड व्हाट इज द, एक सेकंड, ये किसी का, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ HNO3? 63. 63।
तो 63 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3.17। ठीक है, मोल्स आ गए। अब मोल्स फाइंड आउट करने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या करना पड़ेगा, 3.17 इंटू Na, तो इसको Na रहने दो, इंटू Na। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब मेरे को पता करने थे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो ऑब्वियसली अब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मेरे को निकालने हैं। तो वो कैसे निकाल सकता हूँ, 3.17 इंटू Na इंटू क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो 3.17 इंटू 3 करूंगा तो आएगा 9.15, 9.51 इंटू Na। देख लेते हैं Na की टर्म्स में किसी ने आंसर दिया है। ओके, पहला आंसर आया 9.52 नहीं हो सकता? चलो चलेगा, 52 चलेगा, चलेगा। ऋतिक का 9.375 है और एने वैने कुछ भी नहीं है। खुशाग्र का 57 इंटू 10⁻23। अच्छा, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा, खुशाग्र का आंसर सही हो सकता है। खुशाग्र का और तुषार के बीच में देखते हैं। तो अब इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं एक बार। 9.51 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो 9.51 से 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 57 आ जाएगा। 57.06 इंटू 10⁻23। आई थिंक आंसर खुशक का सही है, जहां तक मेरे को लग रहा है। हाँ, खुशक का आंसर है। तो इस एक्टिविटी का विनर है खुशक। ठीक है, वेरी गुड खुशक, वेरी गुड। थैंक यू सर। ओके, सर हाँ बोलो। पता नहीं था कि एमए की टर्म्स में डालना है, मैंने तो ऐसे डाल दिया। कौन बोल रहा है ये? मैं वो ओम बोल रहा है। ओम, ओम तुम्हारा आंसर लेट आया है ना। मैं वैस 9 पॉइंट, जिसने 9.5 Na लिखा है उसका राइट आंसर है। मैं उसको गलत नहीं बोल रहा। 9.5 Na इज द राइट आंसर। जिसने भी ये आंसर दिया उनका सबका सही है। शशांक हो गया, तुम्हारा तरुण हो गया, सबका आंसर सही है। बट मैं फर्स्ट देख रहा हूँ ना, फर्स्ट किसने दिया है। ठीक है, उन सबका आंसर सही है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, क्वेश्चन समझ आ गया ना सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। Yes, चलो sir. आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होता है एक। लिखो, फ्रॉम फ्रॉम 100 mg of from 100 mg of oxygen, from 100 mg of CO2 ले लेते हैं। from 100 mg of CO2 ऐसे लिखते हैं, कितना करें 100 mg में 10 is power 5 10 is power 5 molecules are removed from 100 mg of CO2. 10 is power 5 molecules are removed. Then calculate the number of moles of CO2. ध्यान से क्वेश्चन को समझो। हमारे पास 100 mg CO2 है, हमारे पास 100 mg CO2 है। उसमें से मैंने 10⁻5 मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए। CO2 के 10⁻5 मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए। ठीक है, तो जितने मॉलिक्यूल्स बचे उसके हिसाब से तुम्हें बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने होंगे। उसके हिसाब से तुम्हें बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने होंगे। करो ये क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है, आराम से करना।
सर 0.00001। 0.00001। सर मतलब मेरा आंसर आया है 1/44 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, लेट्स सी। मेरे को आंसर नहीं पता, कैलकुलेट करते हैं क्या आता है। ठीक है, ओके। बाकी किसी को भी कुछ आंसर बताना है तो बता सकते हैं, फिर हम मिलके सॉल्व करते हैं सब लोग। चलो मिलके सॉल्व करते हैं। देखो 100 mg ऑफ CO2। ओके, तो 100 mg ऑफ CO2 में मैं पहले क्या मोल्स निकाल लूं कितने CO2 के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, या इसको ऐसा लिखना, चलो ऐसे लिखता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। 100 mg को पहले ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो मिलीग्राम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इस मिली का क्या मतलब होता है, 10⁻³ तो 10⁻³ मैंने लिख दिया, तो ये ग्राम में चेंज हो गया। मिली की जगह मैंने 10⁻³ लिख दिया, एक ग्राम में चेंज हो गया। ये तुम्हें पता ही ना, एक ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ये सब पता ही होगा तुम्हें। ठीक है, तो ये आ गया ग्राम में, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मोलर मास कितना होता है 44, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। कितने आ गए, इसको अगर मैं देखूं तो 10⁻⁻⁴ आ गए। ठीक है, तो एक हिसाब से देखें तो 1/440 आ गए, इतने मोल्स आ गए। ठीक है, अब इसमें से इतने मॉलिक्यूल्स माइनस करने हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स माइनस करने हैं क्या उसके भी मोल्स निकालने हैं? तो अब मैं यहाँ पे ऐसा निकाल लूं, नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड, तो वो कैसे निकालूंगा, 10⁻⁵ मॉलिक्यूल्स रिमूव करने हैं ना, तो इसके मैंने मोल्स ही कैलकुलेट कर लिए, वो कितने आ जाएंगे, 10⁻⁵ को डिवाइड करना पड़ेगा Na से, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये 1/6 आ जाएगा तुम्हारा, 1/6 आ जाएगा 0.16, ये आ गया 0.16 इंटू 10⁻23, 5 के तो 18, तो 10⁻⁻18। समझ आ गया, इतने मोल्स माइनस करने हैं। अब फाइन, डिवाइड क्यों होगा सर, माइनस होगा ना क्या 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 क्या, सर, यहाँ पर डिवाइड क्यों हुआ है? यहाँ पे डिवाइड क्यों हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि 10⁻⁵ मॉलिक्यूल्स रिमूव करनी है। मैंने पहले मोल्स निकाल लिए कि कितने मोल्स, मैंने वहां पे उसने मॉलिक्यूल्स बोला था कितने रिमूव करने हैं, मैंने पहले उसके मोल्स निकाल लिए, उसी मॉलिक्यूल्स की हेल्प से मोल्स निकाल लिए। समझ आ रहा है, Na से डिवाइड करके। अब मेरे को ये पता चल गया, मेरे को इतने मोल्स रिमूव करने हैं इसमें से, 100 mg ऑफ CO2 में से मेरे को इतने मोल्स रिमूव करने हैं। तो अब मैं रिमूव करूंगा, तो अब रिमूव करने के बाद मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, बचे कितने नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर रिमूविंग, कितने मोल्स बच के CO2 के, तो वो क्या करेंगे, 1/440 को 0 से माइनस करेंगे, 0.16 इंटू 10⁻⁻18, इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये वैसे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी अजीब सी हो गई इसमें। ठीक है, तो कोई बात नहीं। वैसे ये देखो, इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा, इसको इस तरीके से लिख लो, 2.27 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा 3, 2.27 10⁻⁻3, इससे माइनस करना होगा, इसको लिख लो 1.6 इंटू 10⁻⁻18। कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें अजीब होगी, वैसे ऐसा इतनी खराब कैलकुलेशन आती नहीं है। सर 0.16 into 10⁻⁻18 है 2.16, सर, वहाँ 0.16 है सर, 1.6 नहीं है। ओहो, मैंने इसको चेंज करना था, 10⁻⁻18 की जगह 19 लिखना था यहाँ पे। अब ठीक है ना, वो मैंने 18 की जगह 19 लिखना था, वो गलती हो गई। ठीक है, तो इसको तुम्हें माइनस करना है। वैसे अब ये थोड़ी कैलकुलेशन काफी खराब हो गई, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी टर्म होगी इसके विद रिस्पेक्ट में, तो इसको तो तुम निग्लेक्ट कर सकते हो इसके विद रिस्पेक्ट में, मतलब इस टर्म को इवन तुम इसके कंपैरिजन में निग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि देख रहे हो कितनी छोटी टर्म्स है, ये 10⁻³ है, 10⁻⁻19 है, 16 जीरोस का फर्क आ रहा है, बहुत छोटी टर्म है इसके रिस्पेक्ट में।
तो ये तो तुम इसको माइनस करने के बाद भी 2.27 इंटू 10⁻³ भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटी टर्म है। इसमें से इतनी बड़ी में से इतनी छोटी टर्म माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बट ये थोड़ी कैलकुलेशन अजीब होगी क्योंकि मैंने अपने आप से बनाया था ये क्वेश्चन। बट वो जो कैलकुलेशन तुम्हें एग्जाम में आएगी वो सही ठीक ठाक आएगी, मतलब उसमें से ऐसा होगा कि माइनस करने लायक होगी तुम्हारी जो जो भी टर्म होगी। इसमें ये टर्म बहुत ही छोटी होगी इसके कंपैरिजन में। ठीक है। सर सही आ हाँ रहा है। सर हाँ जैसे सर मतलब सर इस क्वेश्चन को करने की सर ये भी अप्रोच हो सकती है कि सर पहले जैसे मतलब जो गिवन मतलब मास है उसमें सर हम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लें CO2 के, ठीक फिर है उसमें हाँ माइनस कर दें बिल्कुल इन वाले बिल्कुल मॉलिक्यूल्स को, बिल्कुल फिर वैसे भी कर उसकी सकते उसका डायरेक्ट मोल निकाल दें। या बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हो। ओके सर। वैस, डायरेक्ट निकाल। वैसे भी कर सकते हो, उसमें क्या बस उसमें भी पहले तुम मोल्स मोल्स पे पहुंचे थे, फिर इनटू Na करके तुम मॉलिक्यूल्स पे पहुंचते, फिर मॉलिक्यूल्स आ जाते, फिर उस मॉलिक्यूल्स में से 10⁵ माइनस करते, फिर जो फाइनल मॉलिक्यूल्स आते हैं फिर उससे मोल्स फाइंड आउट करते, डिवाइड बाय Na करके। तो इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, हाँ ऐसे भी चल सकते थे, बिल्कुल चल सकते थे। तो जैसे तुम्हें कैलकुलेशन इजी लगे वैसे चल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, समझ गए ना क्वेश्चन, मतलब इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को करना होता है। कैलकुलेशन थोड़ी इजी आएगी एग्जाम में, इतनी हार्ड नहीं आएगी। ठीक है, तो हो जाएगा। ओके भाई, सर सर ये क्वेश्चन एक और बार समझा दीजिए सर। देखो इस क्वेश्चन में क्या उसने बोला है, हमारे पास 100 mg है CO2 का, 100 mg है CO2 का, उसमें से उसने बोला कि 10⁵ मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दो, और रिमूव करने के बताओ कितने, रिमूव करने के बाद बताओ कितने मोल्स होंगे CO2 के। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहले मैंने कैसे किया, मैंने क्या किया, जितने मॉलिक्यूल्स रिमूव करने थे मैंने उसको मोल्स की टर्म में फाइंड कर लिया कि कितने मोल्स रिमूव करने हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव करने थे, डिवाइड किया Na से, तो ये मेरे को पता चल गया कि कितने मोल्स रिमूव करने हैं। 100 mg ऑफ CO2 में कितने मोल्स हैं वो कैसे निकाल सकते हो, डिवाइड बाय मोलर मास करके। इसको ग्राम में चेंज किया, डिवाइड बाय मोलर मास किया, यहाँ से क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स 100 mg के हिसाब से। तो ये थे मेरे पास स्टार्टिंग में मोल्स, वो इतने मोल्स इसमें से रिमूव करने हैं। तो रिमूव करने के बाद आंसर आ गया। वो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा हो गया क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही छोटी है इसके आ कंपैरिजन गया में, सर समझ। वही चीज है। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता था कि तुम इस मोल्स, ये जो 100 mg है इसके मॉलिक्यूल्स ही निकाल लेते, मतलब ये मोल्स जो हमने निकाले इसके भी फर्दर Na से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल्स ही निकाल लेते, फिर उन मॉलिक्यूल्स में से 10⁵ माइनस करते, फिर जो फाइनल मॉलिक्यूल्स आते उसमें डिवाइड बाय Na करके तुम्हें मोल्स निकालने पड़ते हैं। ये भी अप्रोच कर सकते थे। और अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मान लो क्वेश्चन में ये पूछा होता, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, और यहाँ पे लेफ्ट भी लिख दो। तो फिर तो ऐसे ही चलते, तुम पहले इसके 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 कितने मॉलिक्यूल्स थे वो निकाल लेते, फिर उसमें से 10⁵ माइनस कर देते, और फिर वही तुम्हारा आंसर आ जाता। ठीक है, इसमें जितने मॉलिक्यूल्स आते हैं 10⁵ माइनस करते फिर वो आंसर आता। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, बोलो क्लियर एवरीवन। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो अब, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको करो। तो इसमें पहले का आंसर 0.2 है, पहले तीनों कर लो फिर बताता हूँ, तीनों पार्ट्स कर लो एक बार। तीसरे का आंसर है 15 न्यूट्रॉन्स। ओके ओके, आंसर देखना पड़ेगा मेरे को एक बार। कर लिए सबने ये क्वेश्चन? नो सर, सर 2 मिनट रुक जाइए बस। हाँ हाँ कर लो, ठीक है ठीक, कर लो कर लो।
हाँ भी हो गया। हो गया होगा अब तो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। देखो यस सर। फॉस्फोरस 3 नेगेटिव चार्ज है, अनायन है P3 माइनस अनायन, ठीक है। देखो कोई भी कटायन हो चाहे अनायन हो, वो कैसे बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके। लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने से क्या मोलर मास पे कोई फर्क पड़ेगा? बताओ, क्या कोई मोलर मास पे फर्क पड़ेगा? No, sir. नहीं पड़ेगा, ओ क्योंकि सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो हम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास हमने ऑलरेडी निगलेक्ट कर रखा है उसमें से, तो उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ही नहीं। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में जो मोल्स फाइंड आउट करने हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा, गिवन मास को डिवाइड करना पड़ेगा इसके मोलर मास से। तो फास्फोरस का मोलर मास होता है 31, यहाँ पे तुम डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.2 मोल्स, ठीक है। ये हो गए मोल्स। अब नेक्स्ट में करना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ P3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें। देखो P3 माइनस आयन में, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड। P3 माइनस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अगर नॉर्मल फास्फोरस होता तो 15 होते, पर 3 इलेक्ट्रॉन इसने ऐड कर रखे हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन्स है। एक एक P3 माइनस आयन की बात कर रहा हूँ, 1 P3 माइनस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। और अगर न्यूट्रॉन पूछूं कितने हैं, तो न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं? इसका मास नंबर कितना होता है? 31 होता है ना। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करो, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 16, ठीक है, 16 आ जाएंगे सर एक न्यूट्रॉन। बार और समझा दीजिए, शुरू से नेटवर्क नहीं था सर। देखो इसमें क्या करना है, मेरे पास P3 माइनस आयन है, ठीक है, P3 माइनस आयन है, इसका मेरे को वेट दे रखा है 6.2 ग्राम। इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं एक मॉलिक्यूल ने, तो इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे मोल्स निकालने के लिए तो मेरे को क्या करना पड़ता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 0.2 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ एक P3 माइनस आयन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? मास नंबर से माइनस किया मैंने एटॉमिक नंबर, तो मेरे को न्यूट्रॉन्स पता चल गए। इसका मास नंबर 31, एटॉमिक नंबर 50, तो ये न्यूट्रॉन्स हो गए। अब अगर मेरे को, अब ये तो आगे एक फास्फोरस 3 माइनस आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स वैसे कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स वैसे कितने होंगे? मोल्स कितने? 0.02। अच्छा, मोल्स अगर 0.2 मोल्स हैं, तो आयंस कितने हैं? 0.2 इंटू Na, P3 माइनस आयंस। आयंस तो इतने होंगे ना भाई, 0 इंटू Na करना पड़ेगा। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए तो इतना इंटू करना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो क्या करना पड़ेगा? 18 इंटू 0.2 इंटू Na करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि इतने टोटल फॉस्फोरस के आयंस हैं। P3 माइनस आयन टोटल इतने हैं, एक P3 माइनस आयन में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 18 इंटू ये करना पड़ेगा, तो आ जाएगा। तो 18 इंटू ये करोगे तो कितना आ जाएगा? 36, मतलब 3.6 Na, 3.6 Na, ठीक है भाई। और अगर टोटल न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो वो कितने आ जाएंगे? 16 इंटू 0.2 इंटू Na, तो ये कितने आ जाएंगे? 3.2। 3.2। Na की वैल्यू पुट करनी हो कर सकते हो, बाकी नहीं भी करोगे दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से तुम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के लिए पहले एक एटम या एक आयन में निकाल लिए करो, फिर जितने हमारे पास टोटल एटम्स या आयन्स हैं उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें सर पता ये चल जाए। पार्टिकल्स तो हैं सर, ये न्यूट्रॉन्स ऑफ P3 आयन में इतने पार्टिकल होंगे। सर 16 से नहीं 18 से होगा सर मल्टीप्लाई। क्या कौन 18 से होगा मल्टीप्लाई? सर लास्ट वाले में 18 से मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि उस पे 18 इलेक्ट्रॉन है ना एक आयन पे। इलेक्ट्रॉन्स निकाल तो लिए, 18 से मल्टीप्लाई किया है ना। सर नीचे आपने 16 लिख दिया ना, यहाँ पे 18 आएगा। ये न्यूट्रॉन्स निकाले हैं ना मैंने। और न्यूट्रॉन है।
लेकिन सर 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैं यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 बार इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकालूंगा मैं यार? हद कर रहे हो। 2 बार इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकालूंगा? ये लो, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ आप बोलो, अब कोई बोल रहा था कुछ पार्टिकल वार्टिकल्स, वो क्या डाउट था बताओ। सर डाउट ये है कि सर जो 3.n है सर, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हैं न्यूट्रॉन्स p3n में। ये इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर। हाँ तो उसमें क्या हुआ, मतलब डाउट क्या है, ये नहीं समझा। पार्टिकल्स है तो क्या हुआ सर फिर? सर यही पूछ रहा था, ये पार्टिकल्स ही तो होंगे इलेक्ट्रॉन p3 आइंस के। हाँ तो फिर उससे हुआ क्या, डाउट क्या आया? पार्टिकल्स है मान लो, बोल दिए पार्टिकल्स हैं, फिर क्या हुआ? सर पता नहीं था, यही पूछ रहा था कि पार्टिकल्स ही हैं क्या। पार्टिकल तो हर एक चीज पार्टिकल ही तो है, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी पार्टिकल है, सब पार्टिकल है। पार्टिकल मैंने बोला था कुछ भी हो सकता है, जब स्टार्टिंग में मैंने डिफाइन किया था 6.032। यहाँ पे क्वेश्चन देखो ना क्या पूछा है, क्वेश्चन में तो सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, कितने हैं p3 माइनस आयन में। हमने पहले देख लिया एक आयन में कितने हैं, फिर हमें हमें पता है टोटल आयन्स इतने हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करके हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट है किसी को? ऑल क्लियर? आगे बढ़े, मिटा दूं? चलो आगे बढ़ते हैं। यस इस सर। इसमें ना एक चीज लिख लो, एक इंफॉर्मेशन लिख लो, नोट डाल के यहाँ पे मार्क कर दो। 1 ग्राम एटम, वन इसको ऐसे लिखो, 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम आयन। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम आयन, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल। इन सब का मतलब, इन सब का मतलब 1 मोल होता है। इन सब का मतलब 1 मोल होता है। तो कहीं पे अगर 1 ग्राम एटम लिखा हो, चाहे 1 ग्राम आयन लिखा हो, ठीक है, 1 ग्राम एटम लिखा हो, 1 ग्राम आयन लिखा हो, 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, सबका मतलब 1 मोल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बताता हूँ। मान लो लिखा है 4 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, फ्रॉम ग्राम 4 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो इसका मतलब क्या होगा? हमें क्या गिवन है? 4 मोल्स ऑफ कार्बन गिवन है। हमें क्या गिवन है? 4 मोल्स ऑफ कार्बन गिवन है। ये जस्ट लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। ये जस्ट लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक है, 4 ग्राम एटम का मतलब 4 मोल्स, 4 ग्राम आयन का मतलब 4 मोल्स, 4 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 4 मोल्स। तो इन सबका मतलब 1 मोल ही होता है, कंफ्यूज मत होना। ये ग्राम लिखा हुआ है इसलिए इसको ये मत समझ लेना कि ये मास है। ये ग्राम लिखा हुआ है इसको ये मत समझ लेना, मतलब ये मत समझना कि 4 ग्राम एटम ऑफ, मान लो लिखा है 4 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये 4 ग्राम ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, 4 ग्राम एटम का मतलब ये नहीं है कि 4 ग्राम है, मतलब 4 ग्राम एटम का क्या मतलब है? 4 मोल्स है। ठीक है, समझ गए? ये जस्ट एक रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका है और कुछ नहीं। समझ गए? यस सर। ओके, तो इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी चीज के रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी हैव 11.2 ग्राम ऑफ Fe3 प्लस आयंस। इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड नंबर, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, थर्ड number of gram ions, number of gram ions, D number of ions, number of ions, and E number of electrons, protons and neutrons.
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये करो पूरा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन करो सॉल्व। जिसका पूरा क्वेश्चन हो जाए वो हैंड रेस कर देना, ठीक है, जिसका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ओम का कंप्लीट हो गया पूरा क्वेश्चन, ठीक है, बाकी भी कर लो। 3-4 हैंड रेज हो गए तो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अभी तक किसी ने नहीं किया, किसी ने हैंड रेज नहीं किया अभी तक। करो करो जल्दी करो यार। चित्राम शर्मा, ओके, तो अजय का भी हो गया, ठीक है। ठीक है, चलो एक बार मिलके सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर देख लेना, आंसर वेरीफाई कर लेना अपना, ठीक है। तो इसका सबसे फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो सिंपली गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 11.2, मोलर मास कितना है इसका 56, डिवाइड करोगे तो 0.2 मोल्स, तो मोल्स तो आगे 0.2, ठीक है। बी इसमें फाइंड करना है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज के लिए क्या करोगे, एक एक आयन में कितना चार्ज है 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक आयन पे एक आयन पे कितना चार्ज है 3 इंटू 1.6 इंटू मतलब कितना हो गया 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ये एक आयन पे चार्ज है। तो टोटल आयंस कितने हैं 0.2 इंटू Na, टोटल आयंस इतने हैं 0.2 इंटू क्या करना पड़ेगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा फाइनल। सर एक सर बार और बताना सर, ये चार्ज 5.76 वाला 4.8 into 10 to the power 4 0.2
Five. 5.76 into 10 to the power 4 आएगी सर। क्या इसकी कैलकुलेशन सर पूरी। 0.96 NA अच्छा पूरी बता रहे हो, ठीक है वो पूरी, चलो कोई बात नहीं। यस सर। Na के टर्म्स में आ गई 0.96। अच्छा फिर से बता दूं जिनको चार्ज वाला नहीं समझ आया भाई, एक आयन पे, ये चार्ज वाली चीज हमने पहले भी की थी ना, एक Fe3 पॉजिटिव आयन में कितना चार्ज होता है, इस पे क्या है 3 प्रोटॉन, इसके इसके जब ये न्यूट्रल था तो क्या है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस केस में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, मतलब 3 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा बच गए हैं, तो 3 प्रोटॉन्स जितना एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और तीन पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, मतलब जितना 3 प्रोटॉन्स पे चार्ज है उतना चार्ज होगा इस आयन पे, तो 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कर दिया, ये आ गया एक आयन पे चार्ज। अब टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं, इतने, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक है, चार्ज वाला समझ गए। सर इसमें 10 to the power -19 से वजह इंटू हो गई ना। ओह सॉरी भूल ही गया था सर, तो इसको 10⁻⁻19 भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा, इनटू Na। सर इसमें इनटू Na क्यों किया सर? इनटू Na क्यों किया, मौलिक नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ आयंस भाई, टोटल नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालोगे, मोल्स इनटू Na तो करोगे, पार्टिकल्स निकालने के लिए मोल्स इनटू Na तो करना पड़ता है। आप फर्स्ट टाइम तो नहीं लेक्चर अटेंड कर रहे? नो सर। तो इसमें कैसे कंफ्यूजन आ गई भाई, आयंस निकालने के लिए 0.2 × Na तो करना पड़ता है, मोल से आयन की ओर जाने के लिए इनटू Na तो करना पड़ेगा ना, चाहे मोल से एटम पे जाना है या मॉलिक्यूल्स पे जाना है, किसी पे भी जाना है इनटू Na तो करना पड़ेगा। तो अब नंबर ऑफ आयंस पता है, एक आयन पे इतना चार्ज है तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम आयंस। नंबर ऑफ ग्राम आयंस का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ मोल्स ही होता है, नंबर ऑफ ग्राम आयंस का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ मोल्स ही होता है, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, बात खत्म। डी नंबर ऑफ आयंस तो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं, कितने 0.2 Na, 0.2 × Na, ठीक है। फाइनली बचा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। पहले देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे भाई, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है पहले ये बता दो, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सर 23। 23 है। आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन, आयरन में 26 होते हैं, बट 3 माइनस करने पड़ेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए Fe3 पॉजिटिव में 23। ये तो हो गए एक में, तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा 23 इंटू टोटल आयंस कितने हैं 0.2 Na, तो 23 इंटू 0.2 Na मल्टीप्लाई कर लेना तुम, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा 4.6 आ जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे 26 इंटू 0.2 Na, 26। ठीक है। और नंबर ऑफ फाइनली न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें 56 माइनस 26 30 30 इंटू 0.2 Na, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ गए भाई? यस सर। भाई ये मेरी बैटरी होने वाली है खत्म, लाइट नहीं है यहाँ पे पिछले एक डेढ़ घंटे से, तो मेरी बैटरी लैपटॉप की होने वाली है खत्म। तो ठीक है, यहाँ पे डन करते हैं। अगर किसी को डाउट होगा ना इस क्वेश्चन में तो वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, और होमवर्क कर लो। सबके पास आईटीसी की शीट है, आईटीसी की शीट है सबके पास? सर आप एक बार ऑनलाइन No, sir. शेयर कर देना। सर अभी अच्छा नो online- सर अभी। ठीक है, जिनके पास नहीं है उसके लिए मैं ऑनलाइन सेंड कर दूंगा, उसकी ऑनलाइन पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में, तो वहां से ले लेना। तो वहां से क्वेश्चन नंबर 1 to एक्सरसाइज 1 से, वहां पे एक्सरसाइज 1 दी होगी स्टार्टिंग में, एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन नंबर 1 to 20 करने हैं तुम्हें होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 करने हैं होमवर्क में, ठीक है। सर होमवर्क वाली कॉपी करनी है इसी नोट्स वाली में? नहीं, होमवर्क वाली अलग लगाओ, मतलब उसमें अलग लगा लो। और होमवर्क ऐसा नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल सजा के लिखना है, बिल्कुल जैसे रियल कॉपी बनाते हैं, ऐसा नहीं करना, रैंडमली थोड़ा रफ करके चलेगा, बट कॉपी उसमें रियल वाली में मत उसको करना, अलग ही रखना उसको, ठीक है।
सर 1 to 10 रिपीट कर दूं क्या हुआ? सर होमवर्क रिपीट कर दो। हाँ, आईटीसी की एक्सरसाइज 1 जो मैं शीट सेंड करूंगा ग्रुप में, उसकी एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 20। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके भाई। मुझे लिंक सेंड कर नहीं देंगे। सर, हाँ हाँ, मैं शीट सेंड कर दूंगा, शीट सेंड कर दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, बाय बाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर।